तो अगले दिन मेरे पास मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। एक और चीज है जो इवॉल्व हो रही है, दैट इज एआई। या तो आपका क्या मतलब उसकी तरफ वो है कि इज एआई टेकिंग ओवर आर्टिस्ट लोगों की जॉब? क्या आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? इतना आप डाउन टू अर्थ क्यों बन रहे हो, आप तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बन रहे हो। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे कॉलेज में श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनना सिखाया जाता है। वो मुझे उन्होंने ये बात बोली थी कि तू इस फील्ड में तो आगे जा रहा है, लेकिन इस फील्ड में आगे कुछ होगा नहीं, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, पुनीत कदवाने हमारा ही बेटा है। Hello everyone, welcome back to another episode of अवंतिका टेल्स। आज हम एक ऐसे यूनिवर्स में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे हर पेंट ब्रश बताता है एक कहानी और हर कैनवस एक इमोशन, जहाँ हैंड्स आर ऑलवेज मेसी बट द हार्ट इज फुल ऑफ कलर्स। कुछ लोग शब्दों से अपनी बातें कहते हैं और कुछ लोग ब्रश के स्ट्रोक्स से। और आज हमारे बीच एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपनी पेंटिंग स्टाइल से इमोशंस को जिंदा कर देते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर पुनीत कदवाने जी, जिन्होंने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जीते हैं, अचीवमेंट्स जीते हैं और उज्जैन में अपने नाम का परचम लहराया है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप हमारे पॉडकास्ट? बहुत ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि अवंतिका टेल्स की जो टीम है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। साथ साथ में मैं अवंतिका टेल्स को बहुत थैंकफुल हूँ मैं अवंतिका टेल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मेरे कुछ जर्नी के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो अवंतिका टेल्स के माध्यम से सभी के सामने पहुंचेंगी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो बिना किसी भी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको वो कब रियलाइज हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो इसी फील्ड में है? देखिए, बचपन में जैसे हर एक स्टूडेंट कैसा रहता है बचपन में कि बहुत अपने माता पिता की बातों को सुनता है और उनके जो भी आदेश रहते हैं, जो बोलते हैं हम, उनका पालन करता है। लेकिन अभी मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ, एकदम शांत सा आपकी बातों को सुन रहा हूँ। हाँ। आराम से बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बचपन में बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। एग्जैक्ट ऑपोजिट? पूरा अपोजिट था। okay. मैं बिल्कुल तूफानी था, एक टाइप से, बहुत शरारती था, बहुत नटखट था। तो बस बचपन में जितनी भी मेरी घर की दीवारें थी, पूरी दीवारों को खराब कर दिया करता था, क्रेयन से, मार्कर से, कलर से। तो मुझे मार भी बहुत पड़ती थी। लेकिन एक और खास बात आपको बताता हूँ कि मैं जैसे बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाता था, तो वहां पर खेलते खेलते मुझे पेड़ों के टेक्सचर्स जो होते थे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे। अलग अलग टाइप के एनिमल्स थे, उनको देख के मुझे बहुत एक एस्थेटिक फील आता था। और पेड़ों की पत्तियां जब गिरती थी तो मैं उस मोमेंट को फील करता था। और जो हम जिस ग्राउंड पे खेलते थे वहां पर एक अलग ही मिट्टी वाली जो खुशबू होती है, उस मिट्टी की खुशबू को फील करता था। और मैं कहीं भी जैसे ट्रैवल करता था बचपन में भी, कार में जाओ, ट्रेन में जाओ या बस में बैठो, तो मैं हमेशा विंडो सीट पर ही बैठता था। और विंडो सीट पर बैठकर मैं बाहर के जितने भी खूबसूरत से नज़ारे होते थे मैं उनको देखता था। वहां की पेड़ों की जो हलचल होती थी, हलचल को महसूस करता था। बाहर जो मुझे अलग अलग टाइप के कलर्स दिखते थे, पहाड़ दिखते थे, वादियां दिखती थी, उन सबको मैं महसूस करता था। और बस सोते जागते दिन रात बस एक ही मेरे माइंड में थॉट्स रहते थे कि बस पेंटिंग बनाना है, ये करना है, आज ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। और इसी के साथ हमारे घर में क्या, पहले एक न्यूज़पेपर्स आते थे और न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन्स भी आती थी। तो न्यूज़पेपर के पीछे एक बहुत सारी प्राइवेट ब्रांड्स के ऐड आते थे, उसके ऊपर मॉडल्स के फोटोग्राफ के ऊपर मैं अपनी क्रिएटिविटी करता था। अच्छा। तो ऐसा कुछ मेरा बचपन रहा है और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये आर्ट से मेरा बहुत ज्यादा गहरा नाता जुड़ा हुआ है, रिश्ता है मतलब। ओके, वाव। मतलब जैसे अभी आप इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लोगों को लिटरली सब एक पेंटिंग की तरह ये दिख रहा था। तो आप उस टाइप के बच्चे थे क्या जो मैथ्स की क्लास में बैठ के बैक बेंच पे ड्राइंग वगैरह करते थे? हाँ, मतलब वो चाहे कोई सा भी लेक्चर हो, हाँ, मैं लास्ट बेंच पर बैठकर मस्ती करते करते लेकिन पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स वगैरह बनाया करता था।
तो वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि ये बस मेरी एक हॉबी नहीं है लेकिन ये मेरा करियर भी बन सकता है? इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। प्लीज शेयर कीजिए। 8th क्लास में मेरा एडमिशन ज्ञान सागर एकेडमी में हुआ। हम लोग 2015 में उज्जैन में शिफ्ट हुए और मतलब ऐसा था कि स्कूल्स जितने भी मैंने ढूंढे थे एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सब जगह के एडमिशन्स फुल हो चुके थे, तो मुझे कहीं भी सीट्स नहीं मिल रही थी। आखिरी बार हमने बस ये सोचा था कि चलो ये स्कूल आखिरी बच गया है, इसमें भी अपन जाके देख लेते हैं कैसा क्या रहता है। तो लकीली मेरा वहां पर एडमिशन हो गया। वहां पर मुझे मेरे परम आदरणीय गुरु मिले, डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर, जो अभी भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं कंटेम्प्रेरी। उनके गाइडेंस में रहकर मुझे आर्ट में इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ा जो मैंने खुद ने भी सोचा ही नहीं था मैंने बिल्कुल भी। तो बस मुझे 8th 9th क्लास में तक तो मैं स्कूल में सर से सीखता रहा। फिर 10th क्लास खत्म हुई और मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे वो अपनी अपनी करियर्स को चूज कर रहे थे। कोई कॉमर्स में जा रहा था, कोई साइंस ले रहा था, कोई बायो ले रहा था। सब मतलब अपने इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट की फील्ड में अपने अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अकेला मैं था कि मैंने फाइन आर्ट में अपना कदम आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया था। और मेरे फ्रेंड्स जो पास में थे वो उन्होंने ये बात बोली थी कि तू इस फील्ड में तो आगे जा रहा है, लेकिन इस फील्ड में आगे कुछ होगा नहीं। तू बहुत तेरा दिमाग खराब रहेगा, घर वाले तेरे से बहुत चिढ़ेंगे और तू आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू बहुत ज्यादा पछताएगा आगे जाके। तो वही मैंने उनको बोला कि मैं पछताऊंगा तो नहीं, लेकिन अपनी कामयाबी से पूरी दुनिया में अपनी उपलब्धियों के पताका जरूर लहराऊंगा। ये एक बात थी। फिर उसके बाद 10th क्लास के बाद अब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, लेकिन पता कुछ भी नहीं था कि फाइन आर्ट में क्या डिग्रीज होती है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मुझे ग्रैब करनी चाहिए। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। वो सारे जो मेरे कंफ्यूजन्स थे वो आदरणीय डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर ने क्लियर करे और मुझे ये बताया कि फाइन आर्ट में आगे जाकर तुम इस तरह से एक आर्टिस्ट बन सकते हो। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या एक साइंटिस्ट बनूं, लेकिन तुरंत बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ तो उनका रिएक्शन कैसा था? तो उनके एक्सप्रेशंस देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने ऐसा कुछ कह दिया कि जिसके कारण मेरे पेरेंट्स के सपने टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा फील हुआ। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मम्मी पापा, मैं आपके सपनों को बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, बहुत दुनिया में अपना नाम कमाऊंगा और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, पुनीत कदवाने हमारा ही बेटा है। वाओ। और वो मोमेंट रियल तब तो बिल्कुल हो गया होगा जब आपने इतने अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स सेट किए। ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं है। बस बाबा महाकाल की कृपा है और बस अभी मैं काम करते जा रहा हूँ। हमने सुना है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वो आपने किस फील्ड में बनाया, आप शेयर करेंगे? देखिए, जैसे मैंने 10th क्लास के बाद फिर मैं 11th क्लास से मैंने शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, जूनियर सर्टिफिकेट कोर्स। और 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद मैं पेंटिंग में एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, 4 साल की होती है। उसके बाद होता है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। तो मैंने सेम यही कॉलेज से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन लिया। और जब हम एडमिशन मैंने ले लिया था, उसके बाद फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर हमको गाइड कर रहे थे। फिर करते करते बातचीत वगैरह चल रही थी कि आर्ट में हमको ऐसा कुछ करना है कि मतलब हम बाकी आर्टिस्ट जैसे बन के नहीं रह जाए, क्योंकि उज्जैन के साथ साथ पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको कोई जानता नहीं है, जो मतलब केवल एक 10 बाय 10 के कमरे में अपना काम करते हैं, उसको पब्लिकली पोस्ट नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते और दबके रह जाते हैं। तो एक ऐसा सिलसिला है बहुत बढ़िया कि उज्जैन की एक संस्था ने अपने 30 स्टूडेंट्स के साथ इंडिया बुक का एक रिकॉर्ड बनाया था। और उस रिकॉर्ड में ये बात थी कि वो संस्था के नाम पे रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स थे उनके तो नाम आए नहीं थे। तो फिर अगले दिन सर ने मुझसे बोला कि पुनीत, हमको भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाना है। तो मैंने सर को बोला था कि नहीं सर, हम इंडिया बुक का नहीं, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद सर ने बहुत खुश होकर मुझसे कहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हम बनाएंगे,
लेकिन रिकॉर्ड हम ऐसा बनाएंगे कि संस्था का नाम उस पर ना हो, बच्चों जो भी इंडिविजुअल्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के नाम पर वो रिकॉर्ड दर्ज हो। और बस मैं मेहनत करने में लग गया, और जैसे ही मैंने इंडिया बुक के लिए अप्लाई किया वहां पर मुझे फेलियर हासिल हुआ, और उससे मैं ये समझा कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं दिन रात एक कर दी, मैंने कुछ और इन्वेंशंस के ऊपर, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अपना अपना दिमाग चलाना चालू करा। फिर जैसे ही हमारी ऐसी इसी बीच बात चल रही थी कि सर और मेरे सभी फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए थे और ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो सर ने बस ऐसे ही बोला था कि यार कुछ अलग करना है तो एक काम करो, राई के दाने पे पोर्ट्रेट बना के दिखाओ। और बाकी मेरे जितने फ्रेंड्स थे सभी लोगों ने ये बात को बिल्कुल ऐसा मजाक में लेके छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ मैं था कि मैंने ये बात को अपने माइंड में रखा। घर जाने के बाद मैं बहुत सोचा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। राई का दाना उठाया, 1 खराब हुआ, 10 खराब हुए, 50 खराब हुए, लेकिन अगले दिन मैं सर के पास वो राजा विक्रमादित्य का पोर्ट्रेट उसके ऊपर बना के ले गया। फिर मैंने उसको जैसे ही अप्लाई किया तो अगले दिन मेरे पास मेल आया कि कांग्रेचुलेशंस, आपके नाम पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। वाओ, मतलब एक राई के दाने पर आपने विक्रमादित्य जी का पोस्टर, वाओ कितना ग्रेट। इसी के बाद फिर मैं और मेहनत करता रहा, मैंने और सोचा कि और भी कुछ नया कर सकते हैं। तो जैसे मैंने चने की दाल पर पोर्ट्रेट्स बनाए, फिगरेटिव वर्क किया है, शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं। फिर शक्कर के दाने पर भगवान राम का बाल पोर्ट्रेट बनाया है, बाल रूप का। फिर उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग वर्क तब आया कि जब सर ने एक और बार हम सभी के सामने ऐसा बोला कि बॉल पेन की नोक पे बना के देखो। दोबारा यही हुआ कि सभी लोगों ने मजाक में लेके छोड़ दिया, और मैं ऐसा था कि सर ने बोला था कि बॉल पेन की जो टिप रहती है, टिप के साइड में, मतलब जैसे उसकी निब रहती है, निब के साइड में आप ऐसा लंबा सा फिगर बना सकते हो। अब मैं ऐसा था कि सर ने बोला है बॉल पेन की नोक पर, मैं उस लंबे फिगर को ना बनाते हुए उसके टिप पर बना के लेके गया था, उससे भी माइनर। फिर सर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए थे, और इसी के साथ फिर मेरे पास अभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हैं। गजब, थैंक यू। फिर उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल में मेरा इंटरेस्ट तो रहता ही है, 100% से ज्यादा देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक ये पार्ट भी है कि प्रैक्टिकल आपका वर्क स्ट्रांग होने के साथ साथ थ्योरेटिकल वर्क पे भी ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो मैं पढ़ाई भी बहुत करता रहा और दिन रात मेहनत करता रहा। तो एट द एंड मुझे रिजल्ट ये मिला कि राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर के द्वारा हमारी पूरी BFA में हाईएस्ट परसेंटेज के बेसिस पर मुझे अभी गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर, आजकल एग्जीबिशंस का क्रेज वापस बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। लोग एक्चुअली आर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग देखने जाते हैं। तो एग्जीबिशंस का आपकी फील्ड में क्या रोल है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके? देखिए, एग्जीबिशन को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि आर्ट होता क्या है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो ये मात खा जाते हैं कि जो हुबहू हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाना है उसको आर्ट समझ लेते हैं, या फिर आपके पास कोई सामने इंसान बैठा है, आपने एज इट इज बना दिया, या कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर आप कोई सीनरी को बढ़िया अच्छे तरीके से बना रहे हो, आपने एज इट इज बना दिया है। अधिकतर लोग इसी मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं कि ये आर्ट होता है, बल्कि ये क्राफ्ट होता है। असली आर्ट वो होता है कि जब आप आंखों को बंद करो, आप हवाओं को महसूस करो, आप आपके आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करके जो आप अपनी इमेजिनेशन से कैनवस पर उकेरोगे, वो असली आर्ट होता है। और उसे अचीव करने के लिए आपको दिन प्रतिदिन सारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। जो बोलता है ना कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको सारे रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। तो वो चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। सारे रूल्स तोड़ना पड़ेंगे का मतलब है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सबसे पहले, कि अगर पेड़ की जड़ें जो है वो जमीन से जितनी जुड़ी हुई है, जितनी उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग रहती है, उतना ही वो पेड़ विशाल बनता है और घना बनता है। तो वही फाउंडेशन पेंटिंग के फील्ड में होता है, एक रियलिस्टिक आर्ट, यानी कि हूबहू बनाना। अगर आपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उसके बाद आप अपना पूरा रूल्स को तोड़ सकते हो, तोड़ के कुछ नया क्रिएट करोगे, तब आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी,
एक यूनिक स्टाइल बनेगी। और उस स्टाइल को जब आप एग्जीबिशंस में जाकर एग्जिबिट करोगे तो वहां से फिर आपकी एक आर्ट की जर्नी रियल स्टार्ट होगी। जैसे अभी मैं एक फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद सेकेंड ईयर तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है इन कंपोजिशन पेंटिंग और क्या नहीं करना है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैनवस के साथ, पेपर के साथ, अलग अलग मीडियम्स के साथ। तो मुझे मेरा एक पैटर्न जो है वो 1-2 साल में मुझे समझ में आने लग गया था। जो हमारे सर कॉलेज में हमेशा यही बोलते थे कि आप एकेडमिक वर्क जो आपका फाउंडेशन होता है उसको आप स्ट्रांग तो रखो, लेकिन एक सेगमेंट आप निकाल के चलो कि आपको केवल आपके ओरिजिनल वर्क पे ही काम करना है। तो ओरिजिनल वर्क पे काम करते करते मेरी कुल 40-45 पेंटिंग्स की सीरीज तैयार हुई। और वो सीरीज को मैंने इंडिया की रेनाउंड नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी है वहां पर एग्जिबिट किया। वहां से रिजल्ट ये मिला कि वहां से मेरी 8 पेंटिंग सोल्ड आउट हुई थी। वाओ। और इसके बाद भगवान का और गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद ऐसा रहा कि और भी प्राइवेट कंटेम्प्रेरी गैलरीज हैं वो मुझे शोज करने के लिए इनवाइट भी कर रही हैं। और जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे विंसर एंड न्यूटन्स, डेनियल स्मिथ, आर्ट एसेंशियल्स, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये भी मतलब मुझे नाम से भी जानते हैं, काम से जानते हैं, बातचीत होते रहती है उनसे। और वो मुझे हमेशा शुभकामनाएं देते हैं, ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। कितनी ग्रेट है मतलब ये चीज। एग्जीबिशंस काफी इवॉल्व हो रहे हैं, नहीं? एक और चीज है जो इवॉल्व हो रही है, दैट इज एआई। जब भी अगर जैसे हम लोग सोशल मीडिया ओपन करते हैं वैसे ही वो एआई वाला आर्ट जो है वो हर जगह दिखता है। अभी बीच में गिबली भी ट्रेंड हुआ था बहुत ज्यादा। तो आपका क्या मतलब उसकी तरफ हो है कि इज एआई टेकिंग ओवर आर्टिस्ट लोगों की जॉब या फिर इट इज एक्चुअली हेल्पिंग, या क्या मतलब आपका उसकी तरफ? देखिए, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये केवल एक टूल है। और वहीं दूसरी तरफ जो आर्टिस्ट है वो क्रिएटर है। एआई क्या होता है कि किसी भी आर्ट की, किसी कला की नकल कर सकता है, लेकिन कलाकार ऐसा है कि अपनी कला से पूरी दुनिया को नया कल दे सकता है। ये एक बहुत टिपिकल चीज होती है। और एआई क्या है कि मतलब एक गीगाबाइट, कुछ मेगाबाइट में ही बंधा हुआ एक ऐसा छोटी सी दुनिया भी नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा तहसील है। वहीं कलाकार ऐसा है कि वो किसी भी बंधनों से मुक्त है, सारे बंधनों से मुक्त है और पूरे विश्व में अपने कला से अलग नई पहचान बनाता है। तो एआई कैसा कुछ बोलना जरूरी नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं होता हूँ इस चीज पर कि एआई इसके ऊपर टेक ऑफ कर रहा है कि नहीं। वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई को बनाया क्रिएटर नहीं है और क्रिएटर को उस वाले क्रिएटर ने बनाया है, तो वो उससे जीतना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यस। क्या आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं? मतलब क्या सोर्सेज हैं और क्या सक्सेस रेट्स हैं? सक्सेस रेट तो 100% है। और मैं पर्सनली, मेरी राय ये है कि आप अगर आर्ट की फील्ड में आ रहे हो तो आप पैसों को देखकर मत आओ। पेरेंट्स का ये सोचना बिल्कुल सही है कि आगे चलकर पैसा है कि नहीं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत डीप फील्ड है, बहुत वाइड फील्ड है, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। बट आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को ये मत बताओ कि इसमें पैसा बहुत है, पैसा कमाने के लिए आर्ट बनाओ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जितना दिल से अपने फील्ड के लिए काम करते रहेंगे, तुरंत पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और पैसे को कभी भी माइंड पे आप हावी मत होने दीजिए। पैसे को कभी भी आप माइंड पे हावी नहीं होने देना है। बस अपना काम निरंतर करते जाओ आप। और बस एक 3 इडियट का डायलॉग है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस खुद पीछे चल के आएगी। तो यस, एक बात तो है कि एआई ने जो है आर्टिस्ट लोगों की कीमत और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि वो ह्यूमन टच, वो इमोशंस लोग और ज्यादा क्रेव करते हैं। इजंट इट लाइक दैट? वही। और जैसे आपने भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स के बारे में हमको बताया था आपके पहले जब आप बता रहे थे, तो मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसा क्वेश्चन आया कि कितने टाइप के आर्ट्स होते हैं। मतलब हमको तो क्योंकि सिर्फ पेंटिंग और स्केचिंग इतना ही पता है, इसके आगे कुछ पता ही नहीं है, तो थोड़ा आप देखिए, आर्ट फॉर्म्स तो इतने हैं, आप कितने भी आप इन्वॉल्व करते जाओ, आप कितना भी एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ, नया नया आर्ट फॉर्म क्रिएट होते जाता है। बट बेसिक फाउंडेशन के बारे में आपको बोल सकता हूँ। एक पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है,
फिगरेटिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंपोजिशन है, मिनिएचर ड्राइंग है और स्टेंसिल है, फिर हैचिंग, ये सब अलग अलग बहुत सारे टाइप के वर्क्स होते हैं। लेकिन एक टाइप ऑफ वर्क को ना पकड़ कर आप अपना ही कुछ नया टाइप बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका फेवरेट टाइप कौन सा है? मेरा, जब मैं काम करता हूँ, मेरा कंटेम्पररी फिगरेटिव वर्क है। तो मैं फिगर्स के साथ और कंपोजिशंस में अपने कलर्स, मीडियम्स के साथ, टेक्सचर्स के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करता हूँ। और हम लोगों को एक डाउट हमेशा रहता है कि ये मॉडर्न आर्ट जो होता है उसको कैसे समझते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि बस ऐसी उल्टी सीधी लाइंस खींच दी है, ये क्या है, उसके पीछे क्या रहता है एक आर्टिस्ट? देखिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है सभी आर्ट स्टूडेंट्स का, यस, कि मॉडर्न आर्ट एक्चुअली एक पीरियड का नाम है। वो 15th सेंचुरी समथिंग 16th सेंचुरी से शुरू हुआ था और 18th सेंचुरी तक वो चला था। 2 सेंचुरीज का जो इस पीरियड में, जो टाइम पीरियड में जो आर्ट बना है, वो मॉडर्न आर्ट कहलाता है। और 18th सेंचुरी के बाद अभी तक का जो आर्ट चल रहा है, ये कंटेम्पररी आर्ट कहलाता है। अब अगर हम सोचेंगे कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनी है, जैसे मुगल पीरियड की, राजस्थानी पीरियड की, तो वो पीरियड भी मॉडर्न है। उस समय में अगर हम जाके देखें तो वो एज इट इज नहीं बना रहे थे, वो उनकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहे थे। आप कंपोजिशंस देखिएगा उस समय की, कि उसके बादल अलग तरीके से बनाते हैं वो लोग, ज्वेलरी अलग तरह से डिजाइन करते हैं, ये उनका खुद का इमेजिनेशन है। तो ये भी एक कंटेम्पररी है, ये भी एक मॉडर्न है। और आज के समय में जो भी कुछ नया क्रिएट होगा वो मॉडर्न आर्ट कहलाएगा। या तो उन लाइंस के पीछे की क्या स्टोरी रहती है, उसको कैसे समझना रहता है? मतलब एक पेंटिंग को हम कैसे समझते हैं? समझने का एक सबसे अच्छी लाइन बताता हूँ आपको। जैसे एआई की भी बात चल रही थी, तो एआई क्या करता है कि केवल एक रेखाओं को बनाता है, और कलाकार क्या करता है, उस रेखाओं के साथ साथ अपनी कहानी भी बताता है। तो आपको वो चीज फील हो जाती है। अगर आप एक रियल पेंटिंग को आप देखोगे, अगर आर्टिस्ट ने अपना पूरा दिल से वो पेंटिंग बनाई है, तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उस पेंटिंग से बातचीत करना चालू कर दोगे। मतलब वो एक आर्टिस्ट के ही वो रहती है कि हम देखते से ही पेंटिंग समझ आनी चाहिए। हाँ, यस। वाओ, कूल। तो अभी हम लोग एग्जीबिशंस में जो पेंटिंग सेल आउट हुई उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हमको एक और डाउट है कि जो पेंटिंग्स होती है वो इतनी महंगी क्यों बिकती है? मतलब जैसे टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं इतने लाखों की पेंटिंग्स बिक रही, एक्चुअल में भी वो बहुत महंगी बिकती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पेंटिंग की एक्चुअली कोई कीमत नहीं होती है। कीमत तय होती है उसकी जर्नी से, कि कलाकार वहां से गुजर कर उस लेवल पे पहुंचा है, उस लेवल पे उसका प्राइस डिसाइड होता है। और एक्चुअली में आप मेरी मानो तो पेंटिंग की क्या है कि मतलब कोई कीमत होती नहीं है, वो अमूल्य होती है। और कीमत तो उसकी दुनिया बनाती है। तो ऐसे ही जब आप पूरा दिल से आप काम करोगे ना, तो कला भी आपको वर्थ इट में कुछ रिजल्ट तो जरूर देगी। और जितना आप मतलब एक पेंटिंग को बनाने के लिए अब जितना आप टाइम दोगे, आप जितना उसके करीब रहकर उससे बातचीत करोगे, कैनवस से बातचीत करोगे, उतना ही आप उस कला में डूबते चले जाओगे। और आगे चलकर वही आर्ट आपको एक बड़ा, एक नया एक लेवल प्रदान करेगी, जहां से आपकी पेंटिंग्स भी सोल्ड होने के चांसेस बने रहेंगे। वाओ, कूल। ओके, तो आपको ये, जैसे आप जब पेंटिंग करते हो या जब भी कोई आर्ट क्रिएट करते हो, तब कोई ऐसा वियर्ड या फिर मेमोरेबल मोमेंट रहा है कि भाई ये दिन तो मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला, समथिंग लाइक दैट? कुछ फनी या कुछ सीरियस? वियर्ड तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि वियर्ड तो नहीं बोलेंगे उसको, मेमोरेबल बोलेंगे। मतलब कि मैं एक कैंप में गया था, और कैंप में जाने के बाद हम सभी जो आर्ट स्टूडेंट्स थे, हम लोग सुबह से शाम में 5-6 बजे तक काम करते थे। और 5 बजे के आने के बाद सब लोग एक घेरा बनाकर, बॉनफायर लगाकर अपना डिस्कशंस करते थे। क्योंकि हमारे सर हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज के थॉट्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम नया कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग मतलब ऐसी डिस्कशंस कर रहे थे। अब वहां पर टोटल 80 स्टूडेंट्स आए थे, इंडिया के टॉप रेनाउंड कॉलेज से सिलेक्ट होकर गए थे, वहां से मैं भी गया था। तो सब एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मतलब आप
यहाँ से हो, आप यहाँ से हो, सब अपनी अपनी बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे थे कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ से फलाना कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ, मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला है, मेरी पेंटिंग इतने लाखों में जाती है। सब ऐसा कर रहे थे कि वहीं जब चीज मेरे ऊपर आई, मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला कि मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर का शिष्य पुनीत कदवाने और मैं इस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने फिर उसके बाद मैंने अपनी अपनी जो भी अचीवमेंट्स है, फिर मैंने धीरे धीरे वो बताया कि मैंने ऐसी टाइप की मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, ऐसा मेरा वर्क है। उसके बाद सामने एक और बंदा वो खड़ा हो गया, वो बोले कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको मतलब इतना आप डाउन टू अर्थ क्यों बन रहे हो, आप तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बन रहे हो। हाँ. तो मैंने उनसे कहा कि हमारे कॉलेज में श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनना सिखाया जाता है। तो ऐसा एक फनी मोमेंट था, वो फनी भी नहीं, मतलब सैवेज मोमेंट, सैवेज आप बोल सकते हो। मतलब कि ऐसा कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और समझ भी गया कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। बहुत ही कूल लगे। तो आपने सबसे ज्यादा कोई आर्ट में सबसे ज्यादा टाइम किस मतलब उसमें दिया है, और उस टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है इस फील्ड में? यस, टाइम एक ऐसी चीज है जो कि सबसे अच्छी खासियत टाइम की ये है कि अगर आपको आपका कल बेहतर बनाना है तो उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगी, आज सुधारना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आज के टाइम को महत्व दोगे, आज के टाइम को आप मूल्यवान समझोगे, तो आगे चलकर वही टाइम आपको महत्व दिलाएगा, आपको मूल्यवान बनाएगा। नहीं तो आप अगर आज के टाइम को बर्बाद करोगे तो आने वाले समय में समय भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और आज ये अवंतिका टेल्स के माध्यम से मैं ये बिल्कुल वादा कर रहा हूं कि जिसने मेरी ये बात समझ ली कि समय मूल्यवान होता है, तो आगे चलकर समय उसको पहलवान बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या बात है, बहुत शानदार। तो कहते हैं जैसे कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे कौन है? वैसे सक्सेस तो ऐसे कुछ नहीं है, बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका गाइडेंस और उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। और दूसरी बात, शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल, भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार परम आदरणीय डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर, वो मेरे गुरु हैं। मैं जितनी भी अचीवमेंट्स हैं मैं मेरे पेरेंट्स और गुरु को ही डिनोट करता हूँ। और तीसरे स्थान पर, तीसरा मैं उन लोगों को ये क्रेडिट देना चाहूंगा जिन लोगों ने एक समय पर मुझे बोला था कि यार ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नाकारा रह जाएगा। और आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो वही लोग लाइन में शाबाशी देने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं, और मुझसे मिलते तो बोलते हैं कि यार हमको तो पता था, तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा। वाह, क्या बात है। अब बहुत हो गई सीरियस बातें, थोड़ा फन सेगमेंट की तरफ चले। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फन सेगमेंट। ये वाला है रैपिड फायर। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको फटाफट उसके आंसर्स देना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 5 आर्ट के टाइप्स बताओ। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, फिगरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट। उज्जैन की 3 ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के पेंट करना चाहोगे। डेफिनेटली कालिदास एकेडमी, रामघाट एंड राम जनार्दन टेम्पल। और उज्जैन की 3 कुछ ऐसी आर्टिस्टिक प्लेसेस जो आप लोगों को रेफर करोगे कि जाके देख के आओ। शनि मंदिर, तिलकेश्वर महादेव एंड गोपाल मंदिर। और आपका फेवरेट आर्टिस्ट? मेरे गुरु डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर। ओके, अब चलते हैं फन सेगमेंट के पार्ट 2 पे, विच इज दिस और दैट। इसमें हम आपको ऑप्शंस देंगे और आपको चूज करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन व्यू या फिर कोजी इंडोर सेटिंग? माउंटेन व्यू। पीपल एंड इमोशंस या फिर नेचर एंड लैंडस्केप? नेचर एंड लैंडस्केप। अच्छा, अब थोड़ा उज्जैनी फील के लिए पोहे जलेबी या समोसा कचौरी? पोहे जलेबी। कैफे में जाना या फिर कोई चाय की टपरी? चाय की टपरी। मालवा के दाल बाफले या फिर स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज? कंपैरिजन ही नहीं है, मालवा के दाल बाफले। यस। तो उज्जैन जैसे शहर से स्टार्ट करना, स्पेशली इस फील्ड में, तो क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है या फिर कुछ? देखिए, उज्जैन एक ऐसा एकमात्र शहर है जहाँ पे स्वयं साक्षात महाकाल महाराज विराजमान है, माँ हरसिद्धि विराजमान है। ये महाकवि कालिदास जी की नगरी है, परम श्रद्धेय वाकणकर जी की नगरी है। यहाँ पर ये महागुरु सांदीपनि जी की नगरी है, जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इतनी दूर से ट्रैवल करके उज्जैन आए थे।
तो ये तो मतलब कोई बात नहीं होती है कि आपको उज्जैन में रहते हुए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। और उज्जैन एकमात्र ऐसा शहर है, माँ शिप्रा का शहर है, जिस माँ शिप्रा के पास से गुजर जाने से ही सभी मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे पावन शहर में रहकर मैं पावन कला के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित ही भगवान का मेरे पास आशीर्वाद रहेगा, मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स का रहेगा, मेरे गुरु का रहेगा। तो मैं आगे चलकर और अच्छे से काम करने का निरंतर प्रयास जारी रखूंगा। तो जैसा अभी आपने बताया, आपके इतने सारे अचीवमेंट्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह, तो आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? देखिए, अभी तो कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है। मैं मतलब एक साधारण सा, सादा सिंपल सा एक आर्ट का स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरे दिल में जो आता है मैं उसको बनाने का प्रयास करता हूँ। अपने मन में जो भी विचार आते हैं उसको बस आंख बंद करके इमेजिन करता हूँ और बस अपने कैनवास पर उकेरने का कोशिश करते रहता हूँ। और बाबा महाकाल का आशीर्वाद है मेरे साथ, और आगे चलकर बस ऐसे ही मैं निरंतर सादा सिंपल तरीके से ही काम करने का निरंतर प्रयास मेरा जारी रहेगा। और अवंतिका टेल्स मुझे जब भी बुलाएगा मैं बिल्कुल हाँ बोल के आपके पास तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और बस मेरा एक एक यही सपना है कि जब मेरे गुरु मुझसे बोले कि हाँ पुनीत, तू मेरा ही स्टूडेंट है और मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव किया है। क्या बात है। अच्छा, तो अगर कोई इस फील्ड में एज अ बिगिनर ज्वाइन करना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स या बिगिनर्स मेरी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आपने अगर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला किया है तो आप उसके लिए दिल से पूरा समर्पित हो जाओ, अपने आप को पूरा न्योछावर कर दो उस फील्ड के लिए। और आपके जो गुरु हैं उनका हमेशा आप सम्मान करो, उनका हमेशा आप रिस्पेक्ट रखो। जो आपके गुरु बोल रहे हैं उसको आप आंख बंद करके बिल्कुल मानने लग जाओ, क्योंकि आप अभी जिस राह से निकल रहे हो उस राह पे पहले कभी कांटे हुआ करते थे, जो आपकी गुरु ने ही उस कांटों को हटा के आपके लिए रास्ता साफ किया है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। मैं भी बचपन से अपनी फील्ड में जिज्ञासु बने रहने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कोई मुझे एक्सपेरिमेंट करना हो मीडियम्स के साथ, पेपर कैनवस के साथ, तो उसमें आपको हमेशा जिज्ञासु बने रहना की बहुत जरूरी है। और जिज्ञासु बने रहने के साथ आपको एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एकाग्र भाव क्या होता है कि जब हम महाभारत की बात करें, गुरु द्रोण ने पांडवों के साथ वहां पर जितने भी शिष्य थे सबको दिशा दिखाकर बोला था कि वहां पर निशाना लगाओ। कोई पत्तों को देख रहा था, कोई पेड़ को देख रहा था, कोई आसमान को देख रहा था, लेकिन एकमात्र एक अर्जुन ही था जो पक्षी की आंख को देख रहा था। तो ऐसा एकाग्र भाव आप लेकर चलो कि आपने जो मंजिल पर जाने का वादा किया है खुद से, उसके तरफ आप अपना आगे बढ़ते जाओ। और हमेशा सीखने के मामले में खुद को जीरो बना के रखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमको तो आगे बढ़ना है, नंबर 1 बनना है, जीरो कैसे रहें? तो जीरो इस मामले में कि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें गुरु सिखाएं। कुछ बातें ऐसी रहती है जो आपको, हमारी जो आसपास की प्रकृति है, हमारी नेचर है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो गुरु के साथ साथ, नेचर के साथ साथ आपके जितने जूनियर्स हैं उनसे भी आपको हमेशा सीखने की अपेक्षा रहनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा जीरो बन के रहो। और मैं वादा करता हूं कि जिस दिन आपने जीरो बनना सीख लिया, नंबर 1 तो आपको भगवान ऐसे ही बना देगा। ठीक है। अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो आपने हमें एक पेंटिंग दिखाई थी, तो क्या वो पेंटिंग आप हमारी ऑडियंस को भी बता सकते हैं? या श्योर श्योर। ये एक मेरा रीसेंट वर्क है। इसका मैंने टाइटल दिया है माधव, और ये एक्रेलिक ऑन कैनवस का मीडियम में हम बोल सकते हैं इसको। एक्रेलिक कलर मैंने यूज किए हैं, साथ साथ में मैंने प्योर गोल्ड का भी इसमें यूज किया है। और कृष्ण भगवान को मैं अपनी नजर में किस तरह से देखता हूँ, मुझे भगवान कृष्ण किस तरह से दिखाई देते हैं, वो मैंने इस पेंटिंग में बताने की कोशिश की है। और नेचर के साथ साथ बर्ड्स के साथ कृष्ण भगवान का अलग सा कनेक्शन था, वो मैंने इस पेंटिंग में बताने की कोशिश की है। येलो कलर जो है उनके तेज को दर्शाता है, ऑरेंज कलर उनके फॉरहेड पर है, उनके ज्ञान को दर्शाता है, और ग्रीन कलर हमेशा नेचर को डिनोट करता है और ग्राउंडेड रहने के लिए हमें सिग्निफाई करता है, बताता है कि हमेशा हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। क्योंकि पेड़ जितना घना रहता है उसकी जो छाया रहती है वो उतनी ही फैलती है। तो ऐसा कुछ मैंने सोच के ये पेंटिंग को बनाया था। कितनी मस्त बनी है।
अब हम हमारे पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ चुके हैं एंड टू रैप थिंग्स अप, अवंतिका टेल्स की टैगलाइन आपको कंप्लीट करनी है, जो कि है मेरे शहर ने मुझे सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, पूरे जरूर होते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हमारी सारी ऑडियंस और हमें भी भरपूर गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच अवंतिका टेल्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।